नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड, जो कि सेकेंड ईयर का IDD का भैया ये आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 तारीख को होना है। और इसकी यूनिट 1 जो थी उसको भैया क्या किया गया था, अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भैया प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं, या भैया वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। बात करते हैं भैया यूनिट 2 की, तो कहेंगे असेसमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड। हमें असेसमेंट करना है अपने उच्च समर्थन सहायता वाले बच्चों का, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों का औपचारिक और अनौपचारिक आकलन की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहेंगे भाई औपचारिक आकलन क्या होगा, तो कहेंगे ये आपका एक मानकीकृत परीक्षण होगा। ये आपका एक मानकीकृत परीक्षण होगा जहाँ पर बच्चों की उपलब्धियों के बारे में, जहाँ पर बच्चों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाएगी, या हम कह सकते हैं इसके लिए इस मानकीकृत परीक्षण में बच्चे की एकेडमिक जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। जैसे पढ़ना, लिखना, गणित के कौशल, अंक, इन सभी चीज़ों की क्या की जाएगी, इन सभी चीज़ों का आकलन किया जाएगा। और भैया उनके लिए ग्रेड दी जाएगी, उनको नंबर दिया जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, औपचारिक आकलन कहलाता है। हम कहेंगे औपचारिक आकलन, हम बच्चे का चिकित्सा के क्षेत्र में भी आकलन कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे भाई औपचारिक आकलन में यहाँ पर आपका व्यक्ति के चिकित्सकीय इतिहास की पूरी जानकारी, डॉक्टर के द्वारा आकलन यानी कि शारीरिक परीक्षण, जिसमें डॉक्टर के द्वारा शारीरिक आकलन, विशेषज्ञ पर आकलन यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इसके द्वारा आकलन, और प्रयोगशाला परीक्षण यानी कि लेबोरेटरी परीक्षण में रक्त परीक्षण, जेनेटिक टेस्ट, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी बच्चे के मानकीकृत आकलन के अंतर्गत आते हैं, सभी बच्चे के औपचारिक आकलन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बच्चे का जो स्कोरिंग होगी वो मानकीकृत परीक्षण के हिसाब से होगी। उसके एकेडमिक जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। उपचारात्मक आकलन में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग औपचारिक आकलन पे भी इनफॉर्मल पे भी चलेंगे, अभी हम लोग फॉर्मल पे ही बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई आपका औपचारिक आकलन में फिजियोथेरेपिस्ट आकलन भी हो सकता है, जिसमें शारीरिक गतिशीलता, मांसपेशियों की ताकत का मूल्यांकन। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी आकलन हो सकता है, इसमें दैनिक जीवन के कार्य में व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन। स्पीच थेरेपी का भी आकलन हो सकता है, संचार क्षमताओं का मूल्यांकन। ये सभी हमारे हाई सपोर्ट नीड बच्चों के लिए हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको समर्थन देने की आवश्यकता होती है। उनकी गंभीरता का स्तर जो होता है वो बहुत गहन होता है। तो हम कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक आकलन में आप बच्चे का कॉग्निटिव टेस्ट हो सकता है, इसमें हम लोग बुद्धि क्षमता और संज्ञानात्मक कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चे का व्यवहारात्मक आकलन हो सकता है, और बच्चे की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल जो है उसको तैयार किया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग औपचारिक आकलन अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करेंगे। तो कहेंगे यह जो आकलन होता है वो आपका अवलोकन के द्वारा, वह आपका साक्षात्कार के द्वारा, वह आपका इंटरव्यू के द्वारा, आपके प्रदर्शन के आधार पर, आप एक छात्र के व्यवहार के आधार पर क्या किया जा सकता है, इस छात्र का कह सकते हैं कि अनौपचारिक आकलन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के लिए हम लोग कमजोरियों और ताकत को पहचान करके बच्चे का हम लोग क्या बना सकते हैं, IP भी तैयार कर सकते हैं, बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं भी बना सकते हैं। इसमें ये अवलोकन आपका अवलोकन के आधार पर जब किया जाएगा तो फैमिली यानी कि परिवार और देखभालकर्ताओं का अवलोकन, इसमें व्यक्ति के दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया जाएगा, शिक्षक और सहपाठियों का अवलोकन किया जाएगा, शैक्षिक और सामाजिक वातावरण का निरीक्षण करके साक्षात्कार किया जाएगा, बच्चे का इंटरव्यू के मेथड के माध्यम से सीधे बातचीत करके उसकी ज़रूरतों को साझा करना और पहचानना। पारिवारिक साक्षात्कार किया जाएगा, परिवार के सदस्यों से बातचीत करके व्यक्ति की ज़रूरतें और समर्थन का पता लगाना। प्रश्नावली सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। इसमें बच्चे का स्व मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि व्यक्ति द्वारा स्व अपने अनुभवों की जानकारी की ज़रूरतों को भी देखा जाएगा।
इसमें देखभालकर्ता और शिक्षक प्रश्नावली, देखभालकर्ता और शिक्षक द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और समर्थन का मूल्यांकन होगा। इसमें आकलन की प्रक्रिया क्या होगी, तो कहेंगे प्रारंभिक स्क्रीनिंग। बच्चे की सबसे पहले क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। बच्चे की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। और भैया उन बच्चों की उस बच्चे की जांच की जाएगी जिसको हम अगर कोई लाभ दे तो उसको क्या मिल सके, वो आगे बढ़ सके। बच्चों की संभावित ज़रूरतों का प्राथमिक मूल्यांकन यहाँ पर होगा। जहाँ पर हम व्यापक मूल्यांकन की बात करेंगे तो कहेंगे कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट होगा। बच्चे का गहन मूल्यांकन, चिकित्सा उपचारात्मक आकलन, व्यक्तिगत केंद्रित योजना, पर्सनल सेंटर्ड प्लानिंग की जाएगी, जो बच्चों के आधार पर व्यक्ति की विशेष ज़रूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। और बच्चे का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, रीअसेसमेंट किया जाएगा, पुनर्आकलन किया जाएगा। बदलती जो भी आवश्यकता है उसकी बदल रही हैं उन योजनाओं को तहत। तो कहेंगे इसका आकलन का महत्व क्या होता है। हमने अनौपचारिक और औपचारिक दोनों आकलन पढ़े। हम कहेंगे आकलन का क्या महत्व होगा, तो कहेंगे सटीक समर्थन योजना को बनाना। आकलन के माध्यम से व्यक्ति की सटीक ज़रूरतों का पता लगाया जा सकता है और उपयुक्त सेवाएं और समर्थन प्रदान किया जा सकता है। संसाधनों को प्रभावी उपयोग, इफ़ेक्टिव रिसोर्स जो है, सही आकलन से संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग किया जा सकता है। समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, आकलन के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास किया जा सकता है। और उसकी भैया क्या की जा सकती है, निगरानी की जा सकती है। नियमित आकलन से व्यक्ति की प्रगति की निगरानी और इसकी आवश्यकता योजनाओं में है जो सुधार किया जा सकता है। इसमें उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सटीक और व्यापक आकलन यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और भैया बच्चे को अधिक स्वतंत्र बनाया जाए, जिससे वो जीवन जीने के लिए बेहतर हो सके। बात करते हैं असेसमेंट ऑफ फैमिली रिसोर्सेज एंड फैमिली सपोर्ट सिस्टम। परिवार संसाधनों और परिवार समर्थन का हमें क्या करना है, आकलन करना है। परिवार के संसाधनों का आकलन और परिवार के समर्थन का आकलन हमें करना है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, क्योंकि जीवन भर वो क्या करते हैं, दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, इनकी देखभाल कह सकते हैं कि माता पिता पर जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको बोझ लगने लगता है। उनके जो क्षमता है उनके संसाधन के लिए उनको हम निर्भर कर सकते हैं। शारीरिक, व्यक्तिगत और भावात्मक जो वित्तीय तनाव है बच्चे का, हम लोग परिवार के संसाधनों के माध्यम से बच्चे का कम कर सकते हैं। पारिवारिक संसाधन में जब आकलन बच्चे का किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि परिवार संसाधनों और परिवार समर्थन प्रणाली का आकलन उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के देखभाल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या करेगा। परिवार संसाधनों का आकलन तो कहेंगे भैया आर्थिक स्थिति, परिवार के बारे में आर्थिक स्थिति, परिवार की आय के बारे में पता हो, कैसे उनका रुपये पैसे का संबंध लेन देन होता है, संसाधन क्या है, तो ये चीज़ें पता हों। इसके बाद में शैक्षिक पृष्ठभूमि, माता पिता और परिवार के सदस्य जो बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, आखिरकार उनको उसके विषय में कितना पता है, वो कितना देखभाल में बच्चे को मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य और भलाई, परिवार के सदस्यों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये भाई पता होना चाहिए कि भाई परिवार के सदस्य जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही है या नहीं, क्योंकि बच्चे को देखते देखते क्या हो जाता है, उनमें काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंजमेंट आने लगती हैं। इसके बाद में भौतिक संसाधन, भाई उनके पास सभी सुविधाएं बच्चों के अनुसार, बच्चों के विशेष उपकरण जो उनकी ज़रूरत के सामान हैं, उनके लिए आवास, उनके लिए परिवहन, इन चीज़ों की व्यवस्था है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या करना होगा, उनको संसाधन के रूप में देना होगा। चिकित्सा की सेवाएं भी दे सकते हैं, चिकित्सा में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताएं के रूप में सेवाएं दी जा सकती हैं। परिवार समर्थन प्रणाली का आकलन जब किया जाएगा तो हम कहेंगे सोशल नेटवर्क यानी कि सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से परिवार के सामाजिक संबंध और नेटवर्क जैसे दोस्त, रिश्तेदार, सामुदायिक समूह के माध्यम से। इसमें हम कह सकते हैं सामुदायिक सेवा या सामुदायिक सेवाएं देना, परिवार को मिलने वाली सामुदायिक सेवाएं और समर्थन, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा कोई भी समुदाय सेवा मिल रही हो, किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी समुदाय सेवा मिल रही हो, किसी भी स्थानीय निकाय के द्वारा कोई भी समुदाय सेवा मिल रही हो, जिससे कि परिवार क्या मिल सके, परिवार जो है वो समर्थित बेहतर हो सके और सामाजिक जो है कार्यकर्ता उसको बेहतर रूप से बेहतर कर सकें। इसमें जो भी यह प्रणाली होगी, इसमें कामकाज, संस्कृति, उनके अनुभव के आधार पर क्या किया जाएगा, विशिष्ट जानकारी को एकत्रित किया जाएगा और उपकरणों का क्या किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। इसमें समय पर
जो भी आकलन होगा उसकी रणनीतियों को तैयार करना, बच्चे के लिए चेकलिस्टों को बनाना, बातचीत करना, विधियों का उपयोग करना, एकत्रित डाटा करना, दिनचर्या के बारे में बच्चे की जानना, बच्चे के संसाधन के बारे में जानना, देन बच्चे की रिपोर्ट तैयार करना, आईपी और आईएफएसपी के माध्यम से बच्चे की जानकारियाँ और रिपोर्ट को तैयार करना। इसमें सामुदायिक सेवाएं बच्चे को देना, समुदाय में जो परिवर्तन हो, सामुदायिक भावात्मक जो भी सेवाएं हैं वो बच्चे को देना, और भैया देखभाल की जो भी भागीदारी है बच्चे की, देखभाल की भागीदारी में प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप, ये दोनों सेवाएं हमारे फैमिली के अंतर्गत आती हैं, जहां पर हम लोग आईएफएसपी का प्रयोग करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि भाई इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान बच्चे के लिए बनाया जाए, जो बच्चे के लिए बेहतर हो और बच्चा जानकारी को एकत्रित करते हुए उसको चिकित्साएं दी जा सके और प्रारंभिक हस्तक्षेप की जो सेवाएं हैं वो लागू की जा सके। तो इस आकलन से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके हम लोग व्यापक और सहायता योजना बना सकते हैं, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, उनके परिवारों और दोनों को इसमें लाभ हो सकता है और बच्चा समर्थित और गुणवत्ता जो है बच्चे को मिल सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट 2.3 की। तो 2.3 में क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कहेंगे भाई जो हमारे उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके लिए इनकी कार्य क्षमता का स्तर का आकलन, इनकी कार्य क्षमता के स्तर का आकलन, यानी कि बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल, संचार और सामाजिक कौशल और गतिशीलता, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कि भाई बच्चे का जो हमारे हाई सपोर्ट नीड बच्चे हैं, इनका वर्तमान स्तर क्या है उसका आकलन करेंगे, जिसमें वर्तमान स्तर के आकलन में बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई बच्चा ब्रश कर लेता है या नहीं कर लेता है, कंघी कर लेता है, कपड़े पहन लेता है, यानी कि हमारी एडीएल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। संचार कौशल, कम्युनिकेशन का आकलन, गतिशीलता का आकलन, कितना बच्चा चल लेता है, कितना नहीं चल पाता है, और सामाजिक कौशल क्या क्या बच्चा कर लेता है। तो इस पर हम लोग अपने बात करेंगे जो हमारे हाई सपोर्ट नीड बच्चे हैं उनके। तो कहेंगे वर्तमान कार्य स्तर जो है, कार्य क्षमता है, स्तर का आकलन उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है उसको सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल की जाएगी, पर्सनल केयर की जाएगी। व्यक्तिगत देखभाल में कपड़े पहनना, स्नान करना, शौच करना, ये सभी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं, यानी कि एक्टिविटी ऑफ एडीएल, यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जीवन, दैनिक जीवन की गतिविधियों को हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक बच्चे को स्वतंत्र बना सकते हैं। इस आकलन के लिए बच्चे को काफ़ी हद तक सहायता प्रदान करना, उसकी देखभाल करना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। संचार और सामाजिक कौशल के अंतर्गत जो भी संचार और सामाजिक कौशल के आकलन में व्यक्ति की बातचीत करने, विचार व्यक्त करने और सामाजिक कौशल क्षमताओं का मूल्यांकन करने में इसका उपयोग किया जाएगा। इसमें मौखिक और गैर मौखिक संचार, जैसे कि हम लोग इशारा करना, चेहरे के हाव भाव से समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बच्चों में देखी जाती है। संचार कौशल और सामाजिक कौशल में क्या देखने को मिलता है, बच्चा कितना बोल रहा है, कितना बातचीत कर रहा है, किसी से इशारे कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाय बाय हेलो टाटा नमस्ते कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसी प्रतिक्रियाएं बच्चा दे रहा है, कितनी देर बाद दे रहा है, सामाजिक संपर्क बच्चे का कैसा है, इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी की बात करते हैं। तो कहते हैं भाई गतिशीलता के आकलन में यह जो आकलन है मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चा कितना स्वतंत्र रूप से शारीरिक गतिविधियों से कार्य को कर पा रहा है। जब स्वतंत्र रूप से शारीरिक गतिविधियों को करेगा तो बच्चा दौड़ लेता है या नहीं लेता है, बच्चा चल लेता है या नहीं चल लेता, बच्चा रोलिंग कर लेता है या नहीं कर लेता है, यानी कि जो उसके दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं वो कितने हिसाब से कितनी बेहतर तरीके से कर ले रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको हम कौन कौन से सहायक उपकरण देंगे जिससे कि वो भैया आवश्यक चीज़ों को करने लगे और उसकी सेवाएं जो हैं वो बेहतर करने लगे। इन सभी छात्रों का आकलन करके एक समग्र दृष्टिकोण से व्यक्ति की ज़रूरतों को साझा किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी आवश्यकता, समर्थन और संसाधन की जो सेवाएं हैं वो कैसे प्राप्त, जिसमें वे अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। वर्तमान कार्य क्षमता स्तर जो है बच्चे का आकलन करने से व्यक्तिगत सहायता योजनाओं को बेहतर करने के लिए तैयार किया जाएगा और भैया बच्चे की जीवन की गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा। तो ये सभी चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई जो हमारे हाई सपोर्ट नीड बच्चे हैं, इनके लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता क्या होगी, कौन कौन से सहायक उपकरण या सहायक उपकरण जब इनको दिए जाएंगे
तब इनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, कहाँ कहाँ पर इनके जो समर्थन है वो बेहतर हो पाएगा। सहायक प्रौद्योगिकी का हम कह सकते हैं ये उपकरण बच्चे को काफ़ी स्वतंत्र बनाता है, चीज़ों को जल्दी से सिखाता है, बच्चे की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसके द्वारा जो भी बच्चे का कल्याण है, समग्र कल्याण है, उसको बढ़ावा मिलता है, बच्चे का कामकाज बेहतर होता है, बच्चा स्वतंत्र होता है और उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। बच्चे को हम लोग सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्हील चेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, दृश्य सहायक उपकरण, कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसकी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। श्रवण बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, संचार क्षमता अगर कम है तो बच्चे को हम इनके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो भी ये आपके प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा वो बच्चों के सहायक प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाएगा और बच्चों की क्षमता को आकलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें बच्चे के लिए हम लोग असिस्टिव डिवाइसेस का उपयोग करेंगे, जिसको हम लोग एटी के नाम से जानते हैं। कहेंगे भाई व्यक्तिगत क्षेत्रों का बच्चे का मूल्यांकन होगा। जो व्यक्तिगत भाषा कौशल है, व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता है, सामाजिक कौशल है, इन क्षेत्रों में बच्चा बेहतर हो सके और शारीरिक क्षमता का विकास कर सके। सहायक उपकरणों को बेहतर किया जाएगा, जिसमें व्हील चेयर, वॉकर, इनके माध्यम से ये डिवाइसेस देकर के बच्चे को सहायक उपकरणों के माध्यम से बच्चे को बेहतर किया जाए। उपकरणों की उपयोगिता और दैनिक जीवन में योग्यता को बताया जाएगा कि भाई हम जब इन उपकरणों को प्रयोग करेंगे तो हमारे क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा, दैनिक जीवन में हमारा क्या योगदान होगा और उपकरण को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कितनी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। परिवार और समर्थन की बात करेंगे तो कहेंगे परिवार के सदस्य भी ज़रूरत की जो आपकी चीज़ें हैं वो दे सकते हैं, ज़रूरत का प्रशिक्षण दिया जा सकता है और व्यक्तियों की भूमिका को समझा जा सकता है और बेहतर रखरखाव किया जा सकता है। इसके द्वारा मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होता है कि सबसे उपयुक्त और उचित सहायक उपकरण मिलते हैं, उनकी जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलती है और भैया स्वतंत्रता और स्वाभाविक जीवन जीने में सहायक होते हैं। ये देखा जा सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं बच्चा जब समस्या समाधान बेहतर तरीके से खोजेगा, सीखने की शैलियाँ बच्चे की बेहतर होंगी, बच्चा क्या करेगा, अपने रखरखाव को बेहतर कर पाएगा। तब क्या होगा, तकनीकी के माध्यम से हम लोग उसके कह सकते हैं कि उसको और बेहतर बना सकते हैं, उसको और जीवन जीने के लिए हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भैया। नेक्स्ट है आपका 2.5 में, तो कहते हैं कि भाई मूल्यांकन परिणामों का व्याख्यान करके समर्थन कार्यक्रम योजना बनाना। किसके लिए, हमारे हाई सपोर्ट नीड बच्चे के लिए, HSN के लिए। HSN की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, हाई सपोर्ट नीड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई सपोर्ट नीड, यानी कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या करके समर्थन कार्यक्रम योजना बनाना। इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहेंगे भाई जो हमारे बौद्धिक बच्चे होंगे, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होंगे या हमारे कोई भी बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा समर्थन की आवश्यकता है, इनके लिए हम लोग भाई सबसे पहले बच्चे का आकलन करते हैं, मानकीकृत आकलन किया जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई उनके परिणामों की समीक्षा की जाएगी कि भाई क्या ये सीख रहे हैं, इनका वर्तमान स्तर क्या है, उनकी संचार समस्या कौशल क्या है, गतिशीलता कितनी, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ये चीज़ें शामिल की जाएंगी। व्यक्तिगत आवश्यकताओं का मापन किया जाएगा, यानी कि ऐसी आवश्यकताओं का मापन किया जाएगा जो व्यक्ति के समर्थन और सेवाओं की जो आवश्यकता है उसको बेहतर कर सके, व्यक्तिगत देखभाल बच्चे को मिल सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण बच्चे का हो सके और जो भी सामाजिक सहयोग है वो बच्चे का किया जा सके। इनके पहलुओं को बच्चे को बेहतर किया जा सके। बच्चे को समर्थन दिया जाएगा। जब बच्चे को समर्थन दिया जाएगा तो सभी के द्वारा, बच्चे को समर्थन दिया जाएगा तो सभी के द्वारा, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आपका बहुविषयक टीम हो जिसमें मनोसामाजिक, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, पेशेवर ये सभी शामिल होते हैं, या व्यक्तिगत जो भी योजनाएं बच्चे की हैं, जो आवश्यकता है, उनकी जो लक्ष्य हैं, उनको ध्यान में केंद्रित करके हम कह सकते हैं परिवार और समुदाय के साथ में मिलकर के उनकी संस्कृति और भाषाई कारकों को जो है वो विकसित किया जाएगा। इसमें समर्थन की आवश्यकता बच्चे की जब होगी तो हम कह सकेंगे भैया हम समर्थन की आवश्यकताओं को मापने में इसको प्राथमिकता देंगे, किस प्रकार के समर्थन और सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग सभी सेवाओं को देकर के उपकरणों के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे के लिए समर्थन कार्यक्रम योजना बनाना, यानी कि समर्थन का लक्ष्य, संसाधनों का वितरण, कौशल विकास, इस पर बच्चे की भूमिका बनाना। इस प्रकार से व्याख्या और विश्लेषण के माध्यम से हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि भैया बच्चे को हम किस आवश्यकताओं के माध्यम से कैसे समर्थन दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैया मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग करके हम व्यक्तिगत सहायता योजना बच्चे को देंगे, जिससे क्या होगा,
जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे होंगे या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, इनकी क्या होगी, शक्तियाँ बढ़ेंगी। हम बहुविषयक टीम का उपयोग करके जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनको हम बेहतर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं भैया, उनके लक्ष्यों को प्रदान करा सकते हैं, प्राप्त करा सकते हैं। तो यूनिट 2 जो थी वहाँ पर आपकी ये कंप्लीट होती है। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। और चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पर आप अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।